सूरज डूबे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, फिर भी पहाड़ों पर अजीब सा अंधेरा फैल चुका था। टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर एक जर्जर ऑटो धीमी रफ्तार से रेंग रहा था, जिसकी हेडलाइट धुंध को चीर नहीं पा रही थी। पीछे बैठी माया चुपचाप बाहर देख रही थी, जहां ठंडी हवा के बीच सफर बेवजह भारी महसूस हो रहा था। ऑटो झटके के साथ रुक गया। ड्राइवर के चेहरे पर खौफ था। बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन इससे आगे मैं नहीं जा सकता। सूरज ढलते ही इस जंगल का रास्ता बदल जाता है। यहाँ रात में किसी का आना जाना ठीक नहीं। भैया, आप यहीं क्यों रोक रहे हैं? लोगों ने तो कहा था कि काली घाटी गांव अभी 3 किलोमीटर दूर है। मैं अकेली हूँ, चारों तरफ जंगल और धुंध है। वो देखिए, सामने पीपल का पेड़। वहीं से उस घाटी का रास्ता शुरू होता है। वहाँ कुछ ठीक नहीं है। वहाँ जो है वो जमीन पर नहीं रहता। दिन ढलते ही वो पानी के आसपास जाग जाता है। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। ड्राइवर ने ऑटो तेजी से मोड़ा और भाग निकला। माया अकेली रह गई। उसने टॉर्च जलाई और उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि पत्तों की सरसराहट उसके कदमों की नकल कर रही है। माया खुद से बात करते हुए चलती रही। शांत रहो माया, यह बस जंगल है। तुझे बस अपने भाई आर्यन को ढूंढना है और यहाँ से निकलना है। माया आर्यन की तलाश में आई थी। आर्यन एक रिसर्चर था जो 2 महीने पहले यहाँ आया और गायब हो गया। आखिरी फोन पर उसने कहा था, दीदी, यहाँ का वो पुराना तालाब मैंने देख लिया है। लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा हो। चलते चलते माया गांव पहुंची। वहां एक बोर्ड लगा था, काली घाटी में जो आया वो वापस नहीं गया। गांव में सन्नाटा ऐसा था जैसे कोई कब्रिस्तान हो। माया ने एक घर का दरवाजा खटखटाया। कोई है? दरवाजा खोलिए। मैं अपने भाई आर्यन को ढूंढ रही हूँ। अंदर से कोई नहीं आया, पर तभी उसे एक बुजुर्ग औरत चंपा बैठी दिखी। राम राम दादी, मेरा नाम माया है। क्या मुझे यहाँ रात भर रुकने की जगह मिल सकती है? बेटी, यहाँ से वापस चली जाओ। यह घाटी किसी को नहीं छोड़ती। दादी, मेरा भाई आर्यन यहीं कहीं खो गया है। मैं उसे बिना लिए नहीं जाऊंगी। आर्यन, वो लड़का जो कैमरा लेकर घूमता था। मैंने उसे बहुत समझाया था कि अमावस की रात उस तालाब के पास मत जाना। वो तालाब पानी नहीं, एक जिंदा चीज है। वो आवाजें निकालता है, अपनों की पुकार सुनाता है और इंसान को खींच लेता है। खौफनाक आधी रात। माया ने मजबूरन चंपा के घर रुकने का फैसला किया। चंपा ने उसे सख्त चेतावनी दी, अगर रात में दरवाजा खटखटाने की आवाज आए या कोई तुम्हें पुकारे, तो दरवाजा मत खोलना, चाहे वो तुम्हारे भाई की ही आवाज क्यों न हो। रात के ठीक 2 बजे तेज दस्तक गूंजी। दीदी, दरवाजा खोल दो। मैं आर्यन हूँ। यहाँ बहुत ठंड है, मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं। दीदी, जल्दी खोलो। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाज बिल्कुल आर्यन जैसी थी। आर्यन, तुम बाहर हो? हाँ दीदी, जल्दी खोलो, वो मुझे लेने आ रही है। माया ने जैसे ही कुंडी पर हाथ रखा, उसे चंपा की बात याद आ गई। उसने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और खिड़की के बाहर देखा। उसकी चीख गले में ही फंस गई। बाहर आर्यन की शक्ल का कुछ खड़ा था, लेकिन उसका शरीर फूला हुआ था। सबसे भयावह उसकी आंखें थीं। वहां सिर्फ काले गड्ढे थे।
उसके होंठ आपस में सिले हुए थे, फिर भी आवाज आ रही थी। उसके पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं दीदी। अब मैं खुद अंदर आ रहा हूँ। चंपा दादी तुरंत जागी और उन्होंने खिड़की पर मिर्च और नींबू का टोटका टांग दिया। बाहर का हंगामा अचानक थम गया और एक खोखली हंसी गूंजी। माया, आज रात बच गई तू, पर काली घाटी किसी को नहीं छोड़ती। कल जब सूरज ढलेगा, मैं फिर आऊंगी। अगली सुबह माया और चंपा तालाब की ओर बढ़ी। जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा था। तालाब के पास पहुंचते ही माया चिल्लाई, आर्यन, जहां भी हो सामने आओ। तभी तालाब का काला पानी उबलने लगा और एक धुंधली आकृति ऊपर उठी। वो आर्यन था। दीदी, मैं बाहर आ गया हूँ, लेकिन अब इस दुनिया का नहीं रहा। इसने मुझे अपने भीतर खींच लिया है। तुम यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि वो फिर आ जाए। नहीं आर्यन, मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकती। अब बहुत देर हो चुकी है दीदी। मैं इस तालाब से बंध चुका हूँ। भागो यहाँ से। इतना कहकर वो परछाई वापस काले पानी की गहराइयों में समा गई। चंपा ने माया का हाथ पकड़ा। बेटी, अब यहाँ रुकना मौत को दावत देना है। जो तालाब ने ले लिया, उसे कोई वापस नहीं ला सकता। माया भारी मन और आंखों में आंसू लिए वापस लौट पड़ी। उसने अपने भाई को तो नहीं पाया, लेकिन काली घाटी का वो खौफ उसके जहन में हमेशा के लिए बस गया।